सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से इस YouTube चैनल में। जो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1, हमने पिछली बार पढ़ लिया था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सो आज हम शुरू करेंगे अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर हम आगे पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। फिर हम आगे पढ़ेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना, दो संख्याओं का एलसीएम निकालना, फिर एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल और कुछ सवाल जो उदाहरण में दे रखे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर दें। सो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा एक प्रमेय है जिसे कहते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस प्रमेय के अनुसार कोई भी भाज्य संख्या, पिछली कक्षा में हमने भाज्य और अभाज्य के बीच में अंतर पढ़ लिया था। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर स्वयं के अलावा और एक के अतिरिक्त तीसरा कोई अन्य भाजक भी विद्यमान हो, वो क्या संख्या कहलाएंगी? हमारी भाजक संख्या है, भाज्य संख्या कहलाएंगी। पर यदि ऐसी कोई संख्या हो जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य क्या ना हो, भाजक ना हो, वो संख्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा हमारा, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या उसकी घात के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा जो यूनिक होगा, जो अद्वितीय होगा। मतलब अगर हम उसके भाग करेंगे तो उसमें वही प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आएंगी जो उसको विभाजित करती हैं। ये क्रम से अद्वितीय नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि क्रम में हम आगे पीछे कर ले, एग्जांपल से हमें और ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम ये थ्योरम लिख लेते हैं। सो थ्योरम ये कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य भाजकों के गुणनफल के रूप में या उनकी घातों के अभाज्य भाजकों के गुणनफल के रूप में उनकी घातों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात गुणन खंडित किया जा सकता है।
गुणनखंडित किया जा सकता है। एक और चीज कि ये जो गुणनफल होता है अभाज्य गुणनफल का, वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। यह अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणन के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अर्थात यह अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणन के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अगर इंग्लिश में बोले तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स और पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट इज यूनिक इन द वे ऑफ द प्राइम्स बट इट इज नॉट यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर। सो एग्जाम्पल से देखिए तो हमारे पास अगर नंबर है 30, उदाहरण जैसे 30 है मेरे पास, तो हम 30 में क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम भाग करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने को कहे तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 30। अब 30 में हम देखेंगे सबसे पहले एक को छोड़ते हुए अगला संख्या अभाज्य संख्या को ही लेंगे। तो 30 किस अभाज्य संख्या से पहले कटता है? 2 से। तो 2 से यहाँ 30 कितनी बार कटता है? 15 बार। जब हम 2 का भाग लगाएंगे 30 में तो ये क्या आएगा? यहाँ पे 1 2, यहाँ से 0 नीचे आएगा, यहाँ से 5 बार और ये 0। अच्छा, यहाँ 0 है, वही संख्या यहाँ लिखनी है और जो यहाँ पर आए q की जगह पे वो यहाँ उसके नीचे लिखनी है। 15 2 से विभाजित नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। अगर ये 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, 5 बार ये 3 से विभाजित हो जाता है और फिर 5 को 5 से विभाजित करते हैं 1। जब तक यहाँ 1 ना आए तब तक हम इसे अभाज्य गुणनखंडित करते रहेंगे। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 5। अब देखिए 30 को मैंने अभाज्य, 2 भी इसको विभाजित करता है, 3 भी इसको विभाजित करता है और 5 भी इसको विभाजित करता है। तो 30 को हमने उसके क्या कर दिया? अभाज्य भाजकों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × 5 × 3। अच्छा, ये क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? अद्वितीय होगी। तो ये जो अद्वितीय, जो यूनिक चीज लगी हुई है वो किसके लिए है? कि एक बार जो अभाज्य संख्या रहेगी, क्रम बदलने के बाद भी अभाज्य संख्या वही रहेगी, कोई नई अभाज्य संख्या इसके अंदर नहीं आ जाएगी, लेकिन क्रम आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 5 आगे, फिर 3 पीछे और फिर 2 और पीछे। क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। अभाज्य संख्या 5 एक बार है तो एक ही बार है, 3 एक बार है तो तीनों में एक ही बार है और 2 एक बार है तो तीनों में एक ही बार है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आगे और देखते हैं। तो एक और संख्या लेता हूं मैं 32,760। बहुत बड़ी संख्या है, इसे हम भाग करेंगे 2 से और इसकी क्या निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये हो गया मेरा 32,760। अब 2 से इसका भाग लगाएंगे, तो 2 से जब इसका भाग लगाएंगे हम तो यहां पे क्या होगा? 2 से भाग करेंगे हम इसका, 3 2 इधर, 1 शेषफल, यहां पे 2, ये 6 बार चला जाएगा इससे। अब 7 उतरेगा, यहाँ पे 7 उतरेगा, ये 3 बार जाएगा, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे ये 1 बचेगा और यहाँ से 6 उतरेगा, 6 उतरेगा कि ये 8 बार जाएगा और 16 का 16 पूरा
चला जाएगा और नीचे 0 रहेगा तो ये 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16,380। फिर क्या करेंगे हम, फिर से 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, 16 में 2 का भाग देते हैं, ये 8, 3 में देंगे 1, फिर यहाँ पे 9 और ये फिर 0। फिर 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि पीछे 0 है। 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4094। अब हम देखेंगे 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग बिल्कुल जाता है। 3 का भाग हम देंगे तो 1, फिर ये 3, फिर यहाँ पे 6 और फिर लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का जाएगा भाग इसमें भी, और 3 का भाग देते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 5 और 5। फिर क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। और हम देख पाते हैं कि अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। 5, 5 और 4 योग होते हैं 14। 14 3 से भाग नहीं होता, इसलिए 3 से भाग नहीं होता। लेकिन अंतिम इसका जो अंक है वो है 5। अंतिम डिजिट, लास्ट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5 है। 5 से क्या होगा डिवाइड होगा तो ये कितनी बार हो जाएगा 91 टाइम। 91 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम, और 13 एक प्राइम नंबर है तो अभाज्य संख्या में 13। तो 32,760 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। या तो ऐसे, अब घातों के फॉर्म में कैसे, तो 2 की घात 3। 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की घात 3 और 3 कितनी बार है 3 2 बार है। फिर 5 एक ही बार है, और 7 और 13। तो ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 32,760 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 13। यानी 2 को 3 बार गुणा करें, 3 को 2 बार गुणा करें, 5 को गुणा करें, 7 को गुणा करें और 13 को गुणा करें। ये सब क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या, जैसे 32,760 एक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर, ये 32,760 हमने एक कंपोजिट नंबर ले रखा है, उसे अभाज्य भाजक, तो ये देखिए सब अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल या उनकी घातों के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये तरीका क्या कहलाता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये विधि कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अगले थ्योरम या फिर एचसीएफ और एलसीएम की बात कर पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। आज पूरी कोशिश की जाएगी कि हम प्रश्नावली 1.1 को खत्म कर दें और उसके उदाहरण भी क्या कर लें, समाप्त कर दें, ताकि कल हम परिमेय और अपरिमेय, तो कल या परसों अगले दो वीडियो में हम ये प्रश्नावली खत्म कर दें। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब लिखेंगे हम 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमने पढ़ा है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरी चीज है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। तो दोनों में क्या फर्क है, एचसीएफ वो 2 संख्याओं का एचसीएफ वो संख्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करती है, दोनों संख्याओं क्या करती है, विभाजित करती है। वो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। और एलसीएम क्या कहलाता है, वो संख्या जिसे दोनों संख्याएं विभाजित करती है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाएगी, हमारी एलसीएम कहलाएगी। तो हम कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का HCF LCM। ठीक है,
तो दो संख्या को ऐसे माना, दो संख्या ए और बी है, माना दो संख्याएं ए व बी हैं, माना दो संख्या ए व बी हैं, तब उनका HCF महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक वह छोटा से वह बड़े से बड़ा अंक है, वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है वह सबसे बड़ी संख्या है जो ए व बी दोनों को विभाजित करती है और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम वह एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे ए व बी दोनों विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसे किससे लिखते हैं, इसे HCF AB से लिखते हैं और इसे LCM A, B से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इंग्लिश में देखें तो let two numbers are A and B, then its HCF can be defined as the maximum number which is divides both A and B. It is called HCF of A and B. And LCM, which is called lowest common multiplier, it is the smallest number which can be divided from A and B both, which that is called LCM of A and B. तो अब हम उदाहरण पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। तो उदाहरण है, माना दो संख्या ले ली मैंने, a बराबर मैंने ले लिया 10 और b बराबर ले लिया मैंने 15। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि 10 और 15, 10 और 15 हम मेरे 5 के टेबल में एक साथ आते हैं। तो 5 के टेबल में 10 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख पाता हूं 2 into 5, और 15 को मैं अगर लिखना चाहूं तो ये आता है मेरा 3 into 5। तो ये 5 के टेबल में दोनों साथ में आते हैं और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों साथ में आते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 5
मैक्सिमम नंबर है 5 जो 10 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है, यानी 5 10 को भी विभाजित करता है और 5 15 को विभाजित करता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करता हो। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? एचसीएफ हो जाएगा 10 और 15 का, ये हो जाएगा मेरा 5। अब क्या आती है बात एलसीएम की। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको ये दोनों विभाजित करते हो? तो देखो, अगर मैं संख्या लूं तो 10 का पहाड़ा बोलता हूं मैं, 10 का पहाड़ा बोलता हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यहां लिख देता हूं मैं 10 20 30 40 50 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। और मैं 15 का पहाड़ा लिखता हूं 15 30 45 60 ऐसे करके। तो पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के टेबल में आ जाए? हमने जब एचसीएफ निकाला था तब देखा था ये दोनों किसके टेबल में आती है। तो हमने हमको क्या पता था कि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं और उससे बड़ा कोई ऐसा टेबल नहीं है या ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों आ सके। पर इसमें क्या लिखेंगे हम? जो दो संख्या दे रखी है ऐसे के लिए उन दोनों के क्या लिखेंगे? पहाड़े लिखेंगे। तो 10 20 30 40 50 ऐसे और 15 30 45 60 ये। तो जो संख्या पहले दोनों के टेबल में आ जाए वो संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 30 यहाँ भी है और 30 यहाँ भी है। तो सबसे पहले 30 आया तो 30 क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 30 वो मिनिमम नंबर है जिसको 10 और 15 दोनों डिवाइड करते हैं और 5 वो मैक्सिमम नंबर है जिसे 10 जो 5 और 15 और 10 को यानी 10 और 15 को दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। तो यही कंसेप्ट था हमारा दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का। हाँ, कई बार क्या होता है कि संख्या बहुत बड़ी होती है जैसे 32,000 48,770। तो उनका एचसीएफ उनके लिए पहाड़े लिखना, वो उनके पहाड़े याद रखना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। तो अब हम यही मेथड पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर रहा हूं। हिंदी में हम लिखेंगे, अंग्रेजी में कोई अंग्रेजी माध्यम का हो तो वो अंग्रेजी में समझ सकता है और हिंदी में मैं इसमें बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। दो संख्या का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। So finding HCF and LCM by the prime factorization method। तो इसके हमारे सबसे पहले क्या होंगे? हमें दो नंबर्स दे रखे होंगे, माना दो संख्याएं ए व बी है। तो पहली चीज क्या करेंगे? ए और बी के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 32,760 के, ऐसे ही तो ए व बी के अभाज्य गुणनखंड ए व बी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ए व बी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें।
तब हम a और b के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो अब जब अभाज्य गुणनखंड एक बार ज्ञात हो जाए फिर HCF और LCM निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमें सिर्फ एक ही काम करना होगा, HCF और LCM निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, तो HCF का फॉर्मूला है दोनों ये हो गया हमारा HCF और दूसरा हो जाएगा हमारा LCM ऑफ A, B। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हम A और B की क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में, क्योंकि A को भी अब विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याओं का क्या निकलेगा, हमारा गुणनखंड का फॉर्म निकलेगा। A के भी अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे और B के भी अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले वो संख्या देखनी है जो दोनों में आती हो, वो अभाज्य संख्या जो दोनों में आती है। तो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात का गुणन, न्यूनतम घात का गुणन। तो मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए A में मेरा 2 है और B में मेरा 2 अभाज्य नहीं है, अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म नहीं, गुणनखंड का फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे और फिर इसके ऊपर जो घात होगी वो भी क्या करेंगे, हम जो सबसे कम घात है वही क्या लिखेंगे, हम HCF के अंदर लिखेंगे। LCM का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों संख्याओं में आने वाले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, घात का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा LCM ऑफ A और B। मतलब क्या होगा कि जो A में भी हो और B में भी हो, यहाँ LCM में हमें नहीं देखना है, जो एक बार भी आ गया दोनों में, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल, मतलब जो भी अभाज्य गुणनखंड अगर आया है उसकी सबसे ज्यादा घात क्या हो जाएगी, हमारे LCM में आ जाएगी, और जो दोनों में आए वो किस में आ जाएगा, हमारा HCM में आ जाएगा। प्रश्न करने से हमें और समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न उदाहरण करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रश्न है 100 और 150 का क्या निकालेंगे हम, 100 एंड 150 का क्या निकालेंगे हम, GCD या HCF के HCF को LCM याद करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चरण 1 या फिर पहला स्टेप क्या था, A और B के अभाज्य गुणनखंड याद करें, या फिर क्या करना है, A और B के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का क्या निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे।
तो ये 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन और एक ये किसका हो जाएगा 150 यानी कि 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले करते हैं हम 100 का। 100 को कौन विभाजित करता है सबसे पहले 2 से विभाजित करने पे यानी आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 50। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 25 और अब ये 5 से विभाजित होगा तो ये 5 और ये 5 और ये 1 कितना हो जाएगा। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अगर हम इसे बराबर लिखे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये होता है मेरा 100 का अभाज्य गुणनखंड। अब मैं 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं तो 150 को कौन विभाजित करेगा 2 से विभाजित ये 75 बार। फिर इसको मैं अब 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो हम इससे विभाजित करेंगे 3 से ये 25 बार विभाजित हो गया और 5 से विभाजित होगा ये और ये 5 बार और फिर से 5 से विभाजित हो गया ये एक बार। तो यहाँ पे 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5 यानी कि 2 × 3 × 5 की पावर 2 या 5⁻²। अब हम देखते हैं तो HCF क्या होगा। तो हमारे दोनों चीज निकालने में HCF ऑफ, हम यहाँ पे निकालते हैं HCF और LCF। तो HCF ऑफ 100 and 150 और दूसरा निकालेंगे हम LCM ऑफ 100 and 150। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो HCF 100 और 50 का, तो HCF का मैंने सूत्र या फॉर्मूला क्या लिखा था, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों आ रही है। तो देखो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो HCF में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और एक और चीज उसकी न्यूनतम घात मतलब मिनिमम पावर, तो यहां 2 की पावर कितनी है 1 और यहां 2 की पावर कितनी है 2, तो कम पावर कितनी है तो 1, तो 2 की पावर 1 यहां है। फिर हम देखें 3 यहां पर है और 3 यहां पर नहीं है। अगर 3 यहां अभाज्य गुणनफल के रूप में नहीं है इसका मतलब HCF में 3 को नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 5 और यहां पर भी 5, तो हमने यहां गुणा करके कर दिया 5 यहां भी 2 पावर में है, इसकी घात 2 है, यहां भी 5 की घात 2 है, तो 2 और 2 में न्यूनतम क्या हुआ 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 5 तो ये कितना आ जाएगा 25 × 2 50। तो 50 क्या हो जाएगा मेरा इसका HCF हो जाएगा। तो 50 वहां बड़ी से बड़ी संख्या है जो 100 और 150 दोनों को विभाजित करती है। अब ऐसे LCM का सूत्र क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के या गुणन के अधिकतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आए अब ना आए, हमें इससे कोई भी अब नहीं देखना है। तो अब 2 यहाँ आ गया, यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ 2 कितनी बार है 1 बार, तो ज्यादा बार कहां पर है तो ज्यादा बार है 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर नहीं है, लेकिन LCM में तो ऐसा देखना ही नहीं है, जो एक बार भी आ गया वो भी यहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 3 एक बार भी नहीं है, तो ज्यादा 3 कितनी बार है 1 बार है। फिर यहाँ 5 2 बार है और यहाँ भी 5 2 बार है, तो 5 2 बार लिख दिया जाएगा। जो ज्यादा बार होगा वो लिखा जाएगा LCM में, जो कम बार होगा वो लिखा जाएगा HCF में। तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 × 2, फिर ये 3 और 5 × 5, तो ये गुना करेंगे 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 2 150, 150 और 150 × 2 300। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 300। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 100 और 150 दोनों विभाजित करती है वो संख्या हमारी होगी 300 यानी कि 300। ये मैंने पूरा मेथड लिखा है और ये है उसका एग्जाम्पल। तो आप इसका फोटो ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिए ताकि हम हमारे ये चैप्टर को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही अगर 3 संख्याओं का करना होगा तो 3 संख्याओं में देखेंगे
तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना तो तीन संख्याओं में ऐसे ही देंगे। अगला टॉपिक है हमारा दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। दो संख्या एचसीएफ व एलसीएम में संबंध। तो संबंध इन दोनों के मध्य, तो माना दो ए व बी दो संख्याएं हैं, माना ए व बी दो प्राकृत संख्या या कोई दो संख्याएं हैं। यहाँ ऐसे और ऐसे निकालना है तो हमें प्राकृत संख्या ही लेनी होगी। दो संख्याएं हैं तब जो एलसीएम होगा दोनों संख्याओं का, उसका अगर गुणा मैं करता हूं एचसीएफ से उसी दो संख्याओं के, तो वो उन दोनों संख्याओं के किसके बराबर आ जाता है? गुणनफल के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? गुणनफल। और ये सूत्र हमें याद रखना है। कई बार क्या होगा, हमें दोनों संख्या दे रखी होंगी और दोनों के एचसीएफ दे रखे होंगे, हमें सीधा कहा जाएगा कि उनका क्या निकाला जाए? एलसीएम निकाला जाए। या कभी कभार दो संख्या दे रखी हुई और हमने एचसीएफ निकाल दिया, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का एलसीएम इनटू दो संख्याओं का एचसीएफ, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा मेरा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। गुणन, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए इनटू बी, दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, ये इक्वल होगा मेरा दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के a इनटू b के इक्वल। और हम यहां भी देख सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा एलसीएम कितना आया यहां पर मेरा 300, यहां पे कितना आया था लास्ट एग्जांपल में 50। तो अगर दोनों गुणा करूंगा मैं तो ये आएगा मेरा, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 15,000, 15,000। और a कितना था पिछली बार में मेरा 100 और b था मेरा 150। सो a एंड b क्या हो गया मेरा 100 इंटू 150। तो यहाँ पे ये भी हो गया 15,000। ये दोनों ही बराबर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है? दो नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए ताकि फिर हम उदाहरण शुरू करेंगे। और मिटा देते हैं हम ये। अब हम शुरू करते हैं इस किताब के उदाहरण, इस चैप्टर के उदाहरण से। और हम क्या करेंगे, उदाहरण करते हुए फिर हम प्रश्नावली के भी सारे सवाल करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को हम समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो पहला सवाल एनसीईआरटी का, उदाहरण 1,
उदाहरण 1, संख्याओं चार पर विचार करें। जिसको कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच करें क्या कोई n का ऐसा मान है जिसके लिए चार की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो इसका हल करते हैं। इसका हल अब क्या करते हैं हम लोग, हमें ये कहना है कि 4 की पावर n, अब n कोई भी प्राकृत संख्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 टू पावर n ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? मतलब अंतिम डिजिट, ये इसका जो अंतिम अंक होगा वो क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर समाप्त होने का अर्थ क्या है? किसी n के लिए मान लेते हैं हम वो शून्य पर समाप्त हो जाती है। अगर वो शून्य पर समाप्त होती है, इसका मतलब जैसे 10 शून्य पर समाप्त होता है, 0 पे एंड होता है, वो 10, 100 भी 0 पे एंड होता है, 110 भी 0 पे एंड होता है। तो जिस भी नंबर के पीछे 0 लग जाए वो 0 पे एंड होगा, यानी 0 पे शून्य पे समाप्त होगा। तो अगर जो शून्य से समाप्त हो रहा है उसको 10 विभाजित करेगा, 10 विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 भी उसको विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या होगा? 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। अतः 4 की घात n अभाज्य संख्या 5 से विभाजित होगी। अभाज्य संख्या 5 से विभाजित यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है, इसका मतलब वो पूरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस बड़ी वाली संख्या में है। अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि 4 की घात n भी क्या है? कोई संख्या ही है, तो उसके लिए भी हमारा क्या निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 5 विद्यमान इसका मतलब 4 की घात n को जब भी मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो वो 5 गुणे में आएगा। परंतु मुझे पता है कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2। तो 4 की घात n क्या हो जाएगा मेरा? तो 4 की घात n हो जाएगा मेरा, 4 की घात n जो है मेरा वो हो जाएगा 2 की घात 2 की घात n। अच्छा, ये गुणा हो जाएंगे घाते, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2n। मतलब 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में मात्र 2 ही संख्या है अभाज्य संख्या के रूप में विद्यमान है, क्योंकि 4 के जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें सिर्फ क्या था? 2 ही विद्यमान था। इसलिए 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 ही विद्यमान होगा।
परंतु 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो है, अभाज्य दो है। अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। इसलिए वह अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है। अतः 4 की घात n में 4 की घात n 5 से विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 5 है ही नहीं इसमें। अगर वो 5 से विभाजित नहीं होती, इसका मतलब क्या होगा कि वो 10 से भी विभाजित नहीं होती, और अगर वो 10 से ही विभाजित नहीं होती तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः हमारी परिकल्पना अच्छा, विभाजित नहीं, जिसका मतलब क्या हो गया? विरोधाभास है। जो माना था हमने कि शून्य पर समाप्त होती, इसके लिए यह 5 से विभाजित होगी, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना कि 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है, असत्य है। अतः अंत में आंसर क्या आएगा? 4 की घात n, 4 टू द पावर n किसी भी n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती। अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो let 4 to the power n ends with 0. If it is ends with 0, then 4 to the power has a divisor 5 as prime divisor. So 5 divides 4 to the power n. So 4 to the power so prime factorization of 4 to the power n has 5 in it. But 4 prime factorization is 2 square. So 4 to the power n prime factorization is 2 to the power 2n. So 4 to the power n prime factorization only contains prime number 2. So it does not contain prime number 5. So it is a contradiction of our fact that 4 to the power n divisible by 5. So our assumption that 4 to the power n is ends with 0 is false. So the true statement is 4 to the power n is never ends with 0 for any natural number n. 4 की पावर n किसी भी n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो ये उदाहरण नंबर 1 हमारा पूरा होता है।
हम अब उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है संख्या 6 व 20 का HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। विधि द्वारा ज्ञात करें। इसका हल, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे, इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम 6 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 6 2 से विभाजित होता है, 6 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, और फिर 3 से फिर भाग करेंगे तो ये 1 बार। तो 6 कैसे हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3। और फिर हम क्या करेंगे, 20 में विभाजित करेंगे तो 20 2 बार विभाजित करता है, कितनी बार, 10, 2 विभाजित करता है 10 बार। ये फिर 2 से विभाजित होगा 5 बार, और 5 को से 5 ही विभाजित करता है। यहाँ सिर्फ अभाज्य संख्या ले ली, भाज्य संख्या नहीं लेनी। और अभाज्य अभाज्य कौन सी होती है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। इन दोनों के हमने क्या निकाल दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इनके HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, 6 और 20 का निकालना है, और हमें क्या निकालना है, LCM भी क्या निकालना है, 6 और 20 का निकालना है। तो HCF की हमने यहाँ पे जब सूत्र लिखा था, क्या लिखा था कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ पद के या उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के न्यूनतम पदों की घात। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अच्छा इसे लिखेंगे हम 2 की घात 2 इंटू 5। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है। तो जो कम बार होगा वही क्या लिखा जाएगा। तो 2 को यहाँ पे 1 बार हम लिख देते हैं। फिर क्या होगा, 3 यहाँ पे आ रहा है गुणे में, पर 3 यहाँ पे गुणे में नहीं आ रहा है, तो 3 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पे गुणे में आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम 5 को भी यहाँ पर HCF में नहीं लिखेंगे। तो इस संख्या का HCF हो जाएगा सिर्फ 2 ही। तो इनका 2 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा LCM में क्या होगा, तो LCM में क्या होगा कि जो भी हमारा अभाज्य गुणन आ रहा है उसे हम जितनी ज्यादा बार उसकी घात में वो आया है उतनी बार हम उसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहाँ पे 2 1 बार आ रहा है, तो ज्यादा जो आ रहा है वो क्या हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 की घात 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 5 यहाँ 1 बार है और ये 5 यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो 5 को 1 बार लिखना पड़ेगा। जो कम बार आए वो लिखना है HCF में, जो ज्यादा बार आए वो लिखना है LCM में। तो यहाँ 5 की घात 1, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 1 बार है, तो 3 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3,
तीन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30 और 30 इंटू 2 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 2। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा उदाहरण नंबर 2 भी क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। उदाहरण नंबर 2 को आप उतार लीजिए। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें। फिर उसका एलसीएम फिर एलसीएम ज्ञात करें, मतलब हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे और फिर हमें क्या पता है, उनके दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाएगा। तो फिर वहां से हम एलसीएम ज्ञात करें, फिर एलसीएम ज्ञात करें। जिस किसी को भी कोई भी समस्या हो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, उसी कमेंट सेक्शन में अगले वीडियो में उस चीज का उत्तर दे दिया जाएगा। तो हल सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 96 और 404 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के अभाज्य गुणनखंड के लिए। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन 96 एंड 404। सो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। सो 96 को सबसे पहले डिवाइड करता है 2। कितनी बार डिवाइड करता है, 48 टाइम्स। हम सब जानते हैं भाग करना, हम ऐसे भाग कर लेंगे 96 से 2, तो यहाँ 48 आ जाएगा, तो वही हमें यहाँ पे लिखना होगा। फिर 48 से 2 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 24, फिर 2 का भाग होगा 12 बार, फिर आधा करेंगे 12 का आधा 6, फिर 2 से भाग करेंगे यानी आधा करेंगे तो 3, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1। जब तक 1 ना आए तब तक हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है। तो यहाँ पे 96 हो गया, तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 96 को लिख लेंगे यहाँ पे 96 96 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितनी बार है हमारा, 5 बार है। यहाँ 5 बार 2 आया तो 2 की घात 5 इंटू 3, ये हो गया मेरा 96। अब आता है मेरा 404। 404 हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 से विभाजित होगा ये 202 बार, फिर ये विभाजित होगा 2 से 101 बार। और अगर हम देखें तो 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 101 सिर्फ 101 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 101। तो यहाँ पे 404 को क्या लिख दिया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 101 101। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 101। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में जो दोनों तरफ आए वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हम निकालेंगे 96 और 404 का। सो यहाँ पे 2 5 बार है, 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो कम बार जहां पर भी होगा, कम पावर जहां होगी वही लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 5 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है 3, इसका मतलब 3 को यहाँ लिखा नहीं जाएगा। यहाँ 101 एक टाइम है, लेकिन यहाँ पे 101 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 101 भी नहीं लिखा जाएगा। तो एचसीएफ सीधा आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
HCF ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा उत्तर। और कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखें तो जो उत्तर हो उसे बक्से में बंद करना ना भूलें, ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, उसी से इसे बंद कर लें। लेकिन प्रश्न में हमारे दो भाग है, एचसीएफ ज्ञात करें और फिर क्या ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। तो हमारा जो एक सूत्र है, जो हमारा फॉर्मूला है, हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो मिटा देते हैं इसको। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ में नोट्स लिखे जा रहे हैं, उदाहरण सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगली क्लास में प्रश्नावली भी शुरू कर दी जाएगी। प्रश्नावली वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्रश्नावली इस वीडियो में शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ आज उदाहरण तक ही रखेंगे, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को भी खत्म कर देंगे। साथ साथ में लिखते रहे, कोर्स आपका शायद 2, 2.5, 3 महीने में पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हमें पता है कि दो संख्या का जो एचसीएफ होगा 404 का, इसका अगर मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों संख्याओं के मेरे किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। यही तो था, एक ही जगह पे हमने रख दिया 96 और बी के प्लेस पे रख दिया 404 और बाकी पूरा फॉर्मूला तो सेम ही है। एचसीएफ क्या निकाला मैंने, 4 निकाल लिया और एलसीएम मुझे निकालना है दोनों का, 96 और 404 और यहाँ पे क्या लगा 96 into 404। अच्छा ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इंप्लाइज लिखा करिए जब भी आप लिखें, ताकि पता चले कि आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो 4 क्या होगा हमारा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 96 into 404 बाय 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, नीचे आ जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि 4 और यहाँ पे 404 ये इसको काट देगा, तो ये 8 टाइम्स और ये 101 टाइम्स। सो हमारे पास सीधा आ जाएगा 96 into 101 मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 96 और यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 96 into 96 यानी 9696 9696। ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो गए, इस एग्जांपल के आंसर हो गए, उत्तर हो गए। तो इसे भी आप क्या करिए, बक्से में बंद कर दीजिए। ये हो गया हमारा उत्तर। जिसको कोई भी समस्या हो इस सॉल्यूशन में वो हमसे पूछ सकता है। अच्छा ये 404/4 तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं 4 भाजक 404। अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ 101 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम, फिर ये 0 उतरेगा, 0 के साथ में 4 वापस उतारना पड़ेगा, तो ये 4 और ये 404 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, 101 टाइम ये कट जाएगा, तो ये 101 यहाँ है। आई बात समझ में? तो 4 के पहाड़े में 404 101 भी बार आता है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर अब तक किसी को कोई समस्या हो तो हमें बता सकता है। अगला उदाहरण करते हैं। अब तक हमने दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे थे। अब हम 3 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चेंज कर देते हैं इसे। वीडियो पॉज करके लिख लें या साथ ही साथ लिखते जाएं, समझते रहे, लिखते रहिए। और कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, पूछ लीजिए आराम से कमेंट्स में। संख्या 672 उदाहरण नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 संख्या 672 120 का
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। हल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 72 और 120 का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड से क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 2 बार इसका भाग जाता है, 2 से भाग जाता है 3 बार और 3 का भाग यहाँ पे 1 बार। तो 6 का तो हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो चुका है 2 × 3। अब हम निकालेंगे 72 का। तो 72 का हमारे पास में है ये, 2 से भाग होगा 36 टाइम्स, फिर 2 से भाग होगा 18 टाइम्स, फिर 18 में हम देखते हैं पीछे 8 है यानी सम संख्या, तो 2 से फिर भाग होगा 9 और 9 का भाग जाता है 3 में 3 बार और 3 का भाग फिर जाता है 3 में 1 बार। हम यहाँ 9 नहीं लिख सकते, 9 लिखते ही वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। 72 बराबर हो जाएगा 2, 3 बार 2 और 2 बार 3। इसे हम वापस सही से लिख देंगे, 2 की घात 3 × 3 की घात 2 और फिर आएगा 120। 120 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग होगा 60 बार, फिर 2 से भाग होगा 30 बार, फिर 2 से भाग होगा 15 बार और फिर अब 3 से भाग होगा 5 बार और फिर 5 से भाग होगा 1 बार। और यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा? 120 का अभाज्य गुणनखंड निकल आएगा। यहाँ पे मैं अलग इंक से लिख देता हूँ। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 यानी कि 2 की घात 3 × 3 × 5। तो अब तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है ये चीज। तीनों का एचसीएफ और तीनों का एलसीएम। तो ये आ गया मेरा 6, 72 और 120। तो क्या था, वहां पे 2 संख्याओं के कॉमन में, यहाँ 3 संख्या कॉमन है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 आएगा इस केस में। यहाँ 2 एक ही बार है, यहाँ 2 3 बार है, घात 3 है और यहाँ पे 2 3 बार है। तो कम कितनी बार है? 2 1 बार है, तो 2 को 1 बार लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है और यहाँ पे 3 1 बार है। तो कम 3 कितनी बार है? 1 ही बार है। यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है, इसलिए 5 को नहीं लिखा जाएगा। इसलिए 2 × 3 सीधा जीसीडी क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा? इसके एचसीएफ का उत्तर हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए जो भी गुणनखंड एक बार भी आता है तो उसकी सबसे ज्यादा पावर या ज्यादा घात लिखनी है। यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 3 बार है और यहाँ पे 2 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा जो ज्यादा बार होगा। यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है और यहाँ 3 1 बार है। तो ज्यादा 3 कहां पर है? यहाँ पर है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 बार 5 है और एलसीएम में अगर कोई 1 बार भी आ जाता है तो इसको लिखते हैं। और एचसीएफ में जो 1 बार भी नहीं आया, 1 बार भी मिस हो गया या छूट गया, उसको नहीं लिखेंगे। जो तीनों में होगा वही लिखेंगे। तो इसे हम खोलेंगे तो 2 3 बार और 3 2 बार और 5 1 बार। तो गुणा करने से 15 45 90 180 और 360 यानी 360। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी हमारा उत्तर है एलसीएम और ये भी हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये होती है हमारे उदाहरण नंबर 4 समाप्त।
अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसमें 7 सवाल हैं जो हम कर देंगे और फिर हम आगे शुरू करेंगे परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने की कसौटियां। तो अगले उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक्स।